बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आप खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना बेहतरीन गुज़र रहा होगा। अल्लाह से दुआ है हम सब पे रहमतें फ़रमाए। आज हम केमिस्ट्री टेस्ट 1 की डिस्कशन करेंगे। टेस्ट 1 पहले 8 लेक्चर्स में से था और आपको याद होना चाहिए कि वो जो पहले 8 लेक्चर्स में से टेस्ट था वो 25 MCQs थे। आज हम उन 25 MCQs के एक एक आंसर को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला MCQ है कि आइसोटॉप्स डिफर इन। आइसोटॉप किस चीज़ में डिफरेंट होते हैं? तो याद है आपको आइसोटॉप क्या थे? आइसोटॉप थे हमारे पास एक ही एलिमेंट, मतलब अगर हाइड्रोजन है या कार्बन है तो उसके एटम थे जिसमें मैस में फ़र्क था। एक एटम था मैस 1 था, दूसरा मैसम था मैस 2 था, एक तीसरा आइसोटॉप था उसका मैस 3 था। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोटॉप्स में मैसेज में फ़र्क था, मतलब हर एक एलिमेंट के एटम जो थे उनमें मैसेज में फ़र्क था, उन्हें हमने आइसोटॉप का नाम दिया था। तो लिहाजा ऐसी प्रॉपर्टी जो मैस के ऊपर डिपेंड करती हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर आइसोटॉप में डिफरेंट होता है। लिहाजा मैस डिफरेंट है तो वो प्रॉपर्टीज़ भी जो मैस पर डिपेंड करती हैं वो डिफरेंट होंगी। हमारा सबसे पहला MCQ हाईलाइट किया हुआ है ए आंसर, प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन मैस, जो मैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। आइए दूसरा MCQ देखते हैं। हमारे पास एक MCQ पूछा है कि जनाब इन सब में से बताएं कौन सी बात दुरुस्त नहीं है। तो एक ही जुमले में जो मेन बात थी वो आइसोटॉप्स के अंदर हमने पढ़ी थी। रिलेटिव अबंडेंस वाले टॉपिक में हमने कहा था कि जिन आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर भी मैस नंबर भी इवन होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड लाइन लिखी है आइसोटॉप्स विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड ओड एटॉमिक नंबर, ओड का लफ्ज़ लगा दिया है, इसलिए हमारे पास ये ओड के लफ्ज़ की वजह से काम ख़राब हो गया है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? इवन आना चाहिए था, इसलिए इवन एटॉमिक मैसेज एंड इवन एटॉमिक नंबर आना चाहिए था, इसलिए ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारा आंसर कौन सा हुआ? सी हुआ। उसके बाद तीसरा MCQ पूछा गया था कि मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज। जी बिल्कुल, जो मैथ्स थे नियॉन का हमने निकाला था 20.18 फ्रैक्शनल होते हैं, अशारिये में होते हैं। हालांकि एक नियॉन का आइसोटॉप है उसका मैस 20 है, दूसरा आइसोटॉप है उसका मैस 21 है, तीसरा आइसोटॉप है उसका मैस 22 है। तो ये कैसे हो गया कि अशारिये में जवाब कैसे आ गया? हाँ, वो कैसे आया था भला? 20, 21, 22 को हमने क्या किया था? 20 को हमने मल्टीप्लाई किया था उस आइसोटॉप की जितनी अबंडेंस है, फिर दूसरे आइसोटॉप के मैस को हमने मल्टीप्लाई किया था किससे? जितनी उस रिलेटिव अबंडेंस है, और फिर तीसरे आइसोटॉप के मैस को भी हमने मल्टीप्लाई किया था किससे? जितनी उस आइसोटॉप की रिलेटिव अबंडेंस है, याद होना चाहिए आपको। और उन सब को प्लस करके फिर 100 पे डिवाइड किया था। मतलब जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? उनके रिलेटिव अबंडेंस से, और उनको हमने प्लस किया होता है किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भला? उनके मैसेज से। तो नीचे देखें सबसे आखिरी जवाब है एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज। ये एवरेज मैसेज हैं किसका? प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस, जिनको हमने रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से लिया गया होता है। उसके बाद हमारे पास इसी बात को मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि हमने ये एग्जाम्पल 1 पढ़ी थी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट 3 पढ़ा था। 9 इंडिविजुअल एटम ऑफ नियॉन, ये एक नियॉन का एटम है, उसका मैस 20.18 नहीं होता, ये हमने पढ़ा था। क्यों नहीं होता उसकी बात आपको बताई थी कि ये रिलेटिव अबंडेंस है और उसके मैस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये रिलेटिव अबंडेंस है मैस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये रिलेटिव अबंडेंस है मैस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और उसके बाद उसकी एवरेज निकाली हुई है। इस बात को भी ख्याल रखते हुए अभी जो हमने पीछे पढ़ा है उसका आंसर फिर क्या बनता है? डी बनता है। ये बस आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए था। अभी हम 4 MCQ देखते हैं। एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑब्जेक्ट अप टू। अच्छा, ऑर्डिनरी जो माइक्रोस्कोप होती है आपको याद है उसके अंदर विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है, और विजिबल लाइट जो होती है वो आम लाइट जो हमारी होती है वो लाइट होती है। लिहाजा ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो 500 नैनोमीटर तक होते हैं वही उससे देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूज ऑफ विजिबल लाइट है। इस विजिबल लाइट के यूज की वजह से इसका आंसर क्या है भला?
500 नैनोमीटर। अभी मैं आपके सामने उसकी तस्वीर भी बना दी है कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप थी, ये पीछे भी एक लेक्चर के अंदर मैंने ज़ाहिर की थी। और ये हमारे पास अभी इसके बाद हाउ मैनी टाइम्स हेमोग्लोबिन 5 MCQ कि हेमोग्लोबिन कितने गुना भारी है हाइड्रोजन से। तो आपको याद होना चाहिए हेमोग्लोबिन ये 68,000 टाइम हैवियर था। याद है आपको ये तस्वीर, ये पीछे एक लेक्चर में गुजरी थी। और ये हेमोग्लोबिन ये रेड ब्लड सेल के अंदर से हम इसके अंदर पाई जाती है। हेमोग्लोबिन ये क्या करती है, ऑक्सीजन को हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। ये हेमोग्लोबिन 68,000 टाइम इसका एक एटम हैवी था। किससे भला? हाइड्रोजन से। क्यों भला? इसके एक एटम में करीबन 10,000 एटम मौजूद होते हैं। याद रहे ये सामने तस्वीर बनी हुई है, ये पीछे एक लेक्चर में गुजर चुकी है। अबाउट नियरली 10,000 एटम्स इसके अंदर मौजूद थे, इसलिए ये 68,000 टाइम हैवी है। किससे? हाइड्रोजन के एटम से। अभी हमारे पास जो 6 MCQ था, याद है आपको, द एनालिसिस इन विच ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड, जिसमें एक कंपाउंड दिया था आपको कि जनाब ये ग्लूकोज है, बताएं इसके अंदर कौन कौन मौजूद है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हम एक ऐसी एनालिसिस जिसमें तजिया करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, शनाख्त करते हैं, पहचान करते हैं किस चीज़ की, कि इस शय के अंदर है कौन कौन, मौजूद कौन कौन है। ये पेंसिल किस शय की बनी है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। लिहाजा ये हम इस चीज़ की क्वालिटी चेक करते हैं, इसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद था वो क्वांटी, मतलब मिकदार मालूम करना, जिसमें हम क्वांटिटी मालूम करते थे और उसे हम कहते थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट्स की शनाख्त करनी है, इसलिए फिर ये कौन सी हुई? क्वालिटेटिव एनालिसिस हुई। इसके बाद 7 वाला इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ये बड़ी सादा सी बात है। आपको याद है ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। लिहाजा इसको सिंपल कर दीजिए, मतलब सिंपलेस्ट रेशो, क्योंकि आपने कहा था इंपेरिकल फार्मूला एक मॉलिक्यूलर फार्मूला की सादा तरीन रेशो करके बताता है। तो ये साथ ही ग्लूकोज का असल फार्मूला भी लिखा हुआ है। ये अगर आप कट करेंगे तो आपको पता है ये बन जाएगा। और ये कौन सा फार्मूला है? इंपेरिकल फार्मूला है। लिहाजा आंसर कौन सा था? सी आंसर था। हाइट ऑफ पीक इन मास स्पेक्ट्रम शोज। अच्छा, जो आपको याद है आपने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री वाला टॉपिक पढ़ा था। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री वाले टॉपिक के अंदर आपको ये भी याद होना चाहिए कि एक ग्राफ था मैस स्पेक्ट्रम, उसके अंदर से एक लाइन कर्व थी, ऐसे ऊपर को जाती थी। मैं आपके सामने उसकी तस्वीर लेके आता हूँ। याद रहे आपको जवाब इसका रिलेटिव अबंडेंस है। वो कैसे? ये जरा तस्वीर को गौर से देखिए। ये नियॉन के लिए वो तस्वीर है, मैस स्पेक्ट्रम है, जिसमें कहता है जनाब नियॉन का 20 मैस वाला एक आइसोटॉप है, 21 वाला है, 22 वाला है। इसकी इतनी रिलेटिव अबंडेंस है, मतलब ये इतने परसेंट पे आ जाता है, ये इतने परसेंट और ये इतने परसेंट। ये जो इसकी लाइन सबसे ऊपर जा रही है, मतलब 0.9051, ये वो परसेंटेज वाइज लिखी हुई है, वरना हम ये भी कह सकते हैं 90.922%। और उसके बाद 21 वाला, 22 वाला, उनकी लाइन छोटी है, मतलब वो थोड़े पाए जाते हैं। लिहाजा जो पीक की हाइट होती है वो बताती है कि आइसोटॉप कितने परसेंट ज़्यादा पाया जाता है। मतलब इसका आंसर है कि वो कितने परसेंट ज़्यादा पाया जाता है, ये है हाइट की पीक। और कितने परसेंट ज़्यादा पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की ज़ुबान में? रिलेटिव अबंडेंस बोलते हैं। लिहाजा हमारा आंसर कौन सा हुआ? रिलेटिव अबंडेंस वाला हुआ। आज ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इलेक्ट्रोमीटर इज कॉल्ड, इलेक्ट्रोमीटर किसे कहते हैं? आपको याद है ये सामने एक तस्वीर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस थी जिसके अंदर हमने आइसोटॉप्स को फेंका था। कोई ऐसी शय जिसके हमने आइसोटॉप के मैसेज फाइंड करने थे, ऐसे अंदर फेंका था, उसे हमने पहले वोलेटाइज किया, फिर आयोनाइज किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, उस सारे की मदद से आगे लेके गए। जब वो जाके आगे हमारे पास वहाँ पे गिरे थे, और उसके बाद गिरने के बाद आपको ये भी याद है कि वो जिस शय के ऊपर गिरे थे उसका नाम क्या था? आयन कलेक्टर था। उसने आयन को कलेक्ट किया था। हाँ, जैसे ही उसके ऊपर गिरे थे उसने एक और भी काम किया था, वो आयन के ऊपर जितना चार्ज था उनकी मेजरमेंट की थी। चार्ज की मेजरमेंट की इलेक्ट्रोमीटर। लिहाजा इसके दोनों ही नाम हैं, आयन कलेक्टर भी और ये चार्ज को मेजर करता है, मीटर करता है, इलेक्ट्रोमीटर। इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, आयन कलेक्टर भी कहते हैं। तो आंसर कौन सा हुआ? सी हुआ। आज ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच वन इज मोनो आइसोटॉपिक?
एक आइसोटॉप वाला। तो आपको याद है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप वाला जो टॉपिक था, उसके अंदर मैंने कहा था फ्लोरीन है, आर्सेनिक है, गोल्ड है, इन सब के आइसोटॉप कितने हैं भला? एक एक ही आइसोटॉप है। तो मोनोमीन क्या होता है? वाहद होता है, एक होता है, लिहाजा इन सब का एक एक आइसोटॉप है, इसलिए हम क्या कहते हैं? मोनो आइसोटॉपिक हैं। आंसर फिर कौन सा हुआ? ऑल हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1 AMU इज इक्वल टू, तो आपको याद होना चाहिए ये हमने जो टॉपिक था हमारे पास एटम की अवेयरनेस वाला, कि हमें सबूत चाहिए कि एटम पाया जाता है। पहले हमने कहा कि आंख से नज़र नहीं आता, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता, उसके बाद हमने कहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, फिर हमने एक्सरेज एनालिसिस की, उसके बाद हमने कुछ कंक्लूजन निकाले थे। वहाँ पे आपके इस टॉपिक के अंदर ये वैल्यू मिली थी कि एक जो एटम होते हैं उनके मैसेज हमने कहा था AMU में मेजर किए जाते हैं। AMU एक छोटा यूनिट है, कितना छोटा यूनिट है? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो इस वैल्यू के मुताबिक जरा आंसर देखिए कौन सा बनेगा? बी बनेगा। 12 वाला जो MCQ है, ये प्रेशर ऑफ वेपर्स मेंटेन्ड। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस की बात की थी कि हमने उसके अंदर वेपर्स बनाए, फिर वेपर्स के बाद आयंस बनाए। तो आपको याद है वहां पे जो वेपर का प्रेशर था, मैंने कहा था थोड़ा रखना है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन आसानी से हो सके और आयोनाइजेशन भी आसानी से हो सके। तो वेपर्स का प्रेशर हमने कितना थोड़ा रखना है, वहां पे उस टॉपिक में भी लेक्चर 5 में मैंने आपको ये वैल्यू बताई थी, 10 की पावर -7 टॉर तक रखना है। टॉर प्रेशर का यूनिट है, चैप्टर 3 के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। 1 ATM का नाम सुना होगा आपने। 1 ATM वो 760 टॉर के बराबर होता है। ये वो टॉरी वाला नहीं है, ये टॉर एक यूनिट है किसका? हवा का, प्रेशर का। आइए MCQ नंबर 13 देखते हैं कि हमें पूछा गया है कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इज अ प्लॉट बिटवीन। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? आपको याद है कि वो एक ग्राफ मैस स्पेक्ट्रोग्राफ हमने देखा था, वो क्या था भला? वो बताता था कि इस आइसोटोप के 20, 21, 22 ये मैसेज हैं। वो नीचे हमें मैसेज बताता था, मैस टू चार्ज रेशो बताता था, और हमें बताता था कि ये आइसोटोप इतने % पाया जाता है, ये इतने % पाया जाता है। अगर आपके ज़हन में वो तस्वीर हो तो ये सामने तस्वीर एक बार फिर मैंने आपके लिए ले आया हूँ। ये एक मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है, ये उसकी रिलेटिव अबंडेंस बताई हुई है, और नीचे क्या थी भला? मैसेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो असल में एक्चुअल चीज़ क्या थी भला? मैस टू चार्ज रेशो थी। तो आंसर फिर हमारा मैस टू चार्ज रेशियो और रिलेटिव अबंडेंस वाला हुआ। उसके बाद हम 14 MCQ देखते हैं। कहता है इन अ स्पेक्ट्रोमीटर, उसी डिवाइस की बात कर रहा है क्योंकि ये पहले 8 लेक्चर में था, तो इसलिए ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लिए गए थे। जो स्पेक्ट्रोमीटर वाला मैंने आपको कहा था इंतहाई इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, MCQs भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो ज़्यादातर MCQ उसी में से लिए गए थे, लेकिन मिलते जुलते करीबन 8 के 8 लेक्चर में थे। इन स्पेक्ट्रोमीटर विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइक द डिटेक्टर। हाँ, आपको याद है कि सबसे पहले हमने उनको वेपर बनाया, फिर हमने उनके ऊपर बम्बार्डमेंट की, और बम्बार्डमेंट करने के बाद उनको आइन बनाया। वो जब उनके ऊपर ऐसे बम्बार्डमेंट करके इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो पॉजिटिव आइन बन गए। वो पॉजिटिव आइन बन गए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वेपर्स जा रहे थे, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करके हमने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो पॉजिटिव आइन बन गए, जिनको हमने नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से आगे खींचा, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से नीचे फेंका। तो जब वो आयन कलेक्टर के ऊपर गिरे थे तो याद है आपको वो अब कौन थे? वो वेपर्स नहीं थे, वो आइसोटॉप्स किस हालत में थे भला? आयंस की हालत में थे। लिहाजा यहां पे आंसर कौन सा हुआ? आयंस वाला हुआ। उसके बाद हमारे पास 15 MCQ, द नंबर ऑफ नेचुरल आइसोटॉप्स आर। ये सीधी सीधी फिगर आपने याद रखनी है कि नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स कितने पाए जाते हैं, तो याद रहे 280 पाए जाते हैं। उसके बाद 16 MCQ है मैस स्पेक्ट्रोमीटर, द आयंस आर एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही डिवाइस आपको याद होनी चाहिए जब हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था। सबसे पहले वेपर्स बनाए, उसके बाद आयोनाइजेशन चैम्बर था, आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था। ये उसी टॉपिक में आपको मिलेगा कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई किए थे वो करीबन मैंने कहा था 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर यहां पे आंसर कौन सा हुआ? डी हुआ। उसके बाद 17 MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। तो याद रहे किसी भी शय की परसेंटेज निकालनी हो तो मैंने कहा था उस शय का मास नीचे टोटल मास और उसे मल्टीप्लाई कर देना किससे?
100 से, तो यहाँ पे देखें जो अमोनिया है सबसे पहले, नाइट्रोजन, तो ऊपर नाइट्रोजन का मैस आएगा क्योंकि नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी हुई है, तो नीचे टोटल अमोनिया का मैस आएगा और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे NO में देखें N, ऊपर नाइट्रोजन का मैस आएगा, नीचे टोटल मैस आएगा। इसी तरीके से N2H4 जो हाइड्रोजन है, ऊपर नाइट्रोजन का मैस कितना आएगा भला, 2 दफा आएगा, N2 लिखा हुआ है 28 आएगा, तो लिहाजा ऊपर नाइट्रोजन का मैस, नीचे टोटल मैस, तो आपको पता है इसी तरीके से हम सब की परसेंटेज निकालेंगे, तो लिहाजा जो सबसे ज्यादा परसेंटेज आएगी वो किसकी आएगी, बी आंसर हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में नाइट्रोजन इन कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद 18 MCQ है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जे बर्जीलियस। तो जो सबसे पहला टॉपिक एटम वाला टॉपिक था, आपको याद होना चाहिए उस एटम वाले टॉपिक में जो सबसे लास्ट पोर्शन था वो ये था कि जे बर्जेलियस ने 2 काम किए थे, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज हमें बताए थे, और उसने एक और भी काम किया था कि ये जो एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स बनाई हैं, कार्बन के लिए C, हाइड्रोजन के लिए H, सोडियम नाइट्रियम के लिए Na, ऐसी जो सिंबल्स देने का तरीका था वो भी किसने बताया था, जे बर्जीलियस ने बताया था। इसीलिए यहां पे आंसर फिर कौन सा हुआ, ए वाला भी, बी वाला भी। इसके मुताबिक बोथ ए एंड बी वाला आंसर जो सबसे एंड पे लिखा है हम वो टिक करेंगे। उसके बाद 19 MCQ देखते हैं, डायमीटर ऑफ एन एटम इज, एक एटम का डायमीटर कितना होता है। तो याद रहे वो जो एविडेंस ऑफ एन एटम वाला टॉपिक था उसके अंदर मैंने बताया था, एक्सरेज एनालिसिस के बाद पता लगा था कि एक एटम कितना बड़ा होता है। डायमीटर मीन एक एटम का एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, ये डबल रेडियस होता है, तो लिहाजा वो कितना होता है, 0.2 नैनोमीटर होता है। तो आंसर कौन सा हुआ, ए वाला हुआ। उसके बाद 20 वाला देखिए, एटॉमिक थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय जॉहन डाल्टन। जॉहन डाल्टन ने थ्योरी कब पेश की थी, तो आपको याद होना चाहिए कि सेंचुरी 19 के अंदर उसने 1808 में ये पेश की थी। उसके बाद हमारे पास 21 MCQ देखते हैं, हु नेम द एटॉमस। एटॉमस नाम किसने दिया, एटॉमस जानबूझ के लिखा है, ये ग्रीक वर्ड है। एटम के लिए ये लफ्ज किसने चुना था, जिसका मतलब था इनडिविजिबल। ये लफ्ज ग्रीक फिलोसफर्स, जो सबसे पहला टॉपिक था, पहला लेक्चर था, उसका सबसे पहला पैराग्राफ था, उसके अंदर ये लाइन मैंने बताई थी कि हमने जो सबसे पहले लेक्चर के अंदर उस लेक्चर के 5 हिस्से किए थे, तो जो सबसे पहला हिस्सा था ग्रीक फिलोसफर्स वाला, उसके अंदर ये आपको लाइन मिलेगी कि डेमोक्राटस ही वो शख्स था जिसने एटॉमस का नाम चूज किया था। 22 MCQ देखिए, विच वन इज पॉली एटॉमिक आइन। पॉली एटॉमिक आइन मीन एटम्स का ग्रुप है और उसके ऊपर चार्ज है। मॉलिक्यूलर आइन के साथ आपने मिक्स अप नहीं करना। जरा सी वाला देखें, SO2 के ऊपर चार्ज लिखा हुआ है। SO2 क्या है भला, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज लिखा है, ये मॉलिक्यूलर आइन है, इसको टिक नहीं कर देना। लिहाजा ए आंसर है और बी आंसर है, ये दोनों कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये पॉली एटॉमिक आइन है। वो 5 एटम का एक आइन है और साथ वाला 4 एटम का एक आइन है। तो ये पॉली मीन मैनी, ये ज्यादा एटम्स वाला जो एक ग्रुप मिल जाता है और उसके ऊपर चार्ज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आइन बोलते हैं। ये आपको आइन वाले टॉपिक में मिलेगा जो लेक्चर 4 था हमारे पास, और उसके अंदर कुछ मैंने डिस्कस किया था। लेक्चर 3 के अंदर भी इसके बारे में बताया था, याद रहे ये आपको वहां पे मॉलिक्यूलर आइन और पॉली एटॉमिक आइन मैंने इकट्ठे समझाए थे। उसके बाद हमारे पास 23 MCQ है, देयर आर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। कितने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैं, तो याद रहे रिलेटिव अबंडेंस वाला जो टॉपिक था हमारे पास, उस टॉपिक में मैंने बताया था आपको अबाउट लेक्चर 2 था, उसके अंदर बताया था कि टोटल नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स कितने होते हैं, 280 होते हैं, और उनमें से रेडियो एक्टिव कितने हैं जो शुआएं खारिज करते हैं, खुद ब खुद शुआएं खारिज करते रहते हैं, वो 40 वैल्यू बताई थी मैंने आपको, तो वो सी आंसर हुआ उसके मुताबिक। 24 MCQ देखते हैं, कहता जनाब रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिराइव्ड बाय
रिलेटिव एटॉमिक मास कहाँ से ड्राइव किया जाता है? तो याद रहे इसकी डेफिनेशन के मुताबिक रिलेटिव एटॉमिक मास ही टॉपिक का नाम था और मैंने इसके अंदर बताया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव होता है, रिलेटेड होता है, किस से ताल्लुक रखता है, ये किस से कंपेयर करके निकाला जाता है? कार्बन 12 से। मैंने आपसे कहा था कि कार्बन 12 की कुछ खूबियां आपको बताई थी कि कार्बन 12 को हम एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास 25 लास्ट एमसीक्यू देखते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज, थोड़ी देर पहले भी आपको इसकी तस्वीर दिखाई थी, आए एक बार फिर दिखा देता हूं। तो हमारे पास जो नियॉन था इसके बारे में हमें एक क्वेश्चन पढ़ा था, एग्जांपल 1 पढ़ी थी, क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट 3 पढ़ा था। इन सब के अंदर एक ही आंसर पढ़ा था कि जो नियॉन है उसके एक 20 वाला जो आइसोटॉप है वो 90% पे आ जाता है, 21 वाला इतने परसेंट पे आ जाता है, 22 वाला इतने परसेंट पे आ जाता है। ये हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला था और ये कितना निकला था? 20.18 AMU निकला था। लिहाजा ये एक्चुअल मास है, एवरेज एटॉमिक मास है ऑफ नियॉन। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसके साथ एक बात का ख्याल रखिए कि इंशाल्लाह अभी भी जो नेक्स्ट टेस्ट होगा इन तमाम के एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। जितने भी लेक्चर हमारे होते हैं आप उन्हें अच्छे तरीके से एक दफ़ा रिवाइज़ करके उन्हें स्टॉप करके उनमें से एमसीक्यूज़ को नोट कर लिया करें। मैं लेक्चर के साथ साथ ही हिंट दे दिया करता हूँ कि ये एमसीक्यू है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके साथ वही हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।